संविधान सभा की बनाई हुई अलग अलग समितियां अपने काम में लगी हुई थीं और सरकार को भी इस मुश्किल वक्त में बहुत कुछ संभालना था। इसलिए एक लंबे अंतराल के बाद संविधान सभा फिर मिली 4 नवंबर 1948 को। पर इस बीच हुई एक घटना ने सबको हिला दिया था, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या। जाहिर है संविधान सभा में सबसे पहले बापू को श्रद्धांजलि दी गई और मौन रखा गया। अजीब इत्तेफाक ये था कि इसी बीच कायदे आजम जिन्ना साहब भी नहीं रहे थे। सो गांधी जी के तुरंत बाद उन्हें भी श्रद्धांजलि दी गई और मौन रखा गया। और फिर शुरू हुआ मौलिक अधिकारों पे बात बहस का सिलसिला और शुरुआत की डॉक्टर अंबेडकर ने। The most criticized part of the draft constitution is that which relates to the fundamental rights. It is being said that the fundamental rights are not fundamental unless they are also absolute rights. In the first place, this criticism seeks to distinguish fundamental rights from non-fundamental rights, which is not sound. The real distinction between the two is that non-fundamental rights are created by agreement between parties, while fundamental rights are a gift of the law. Only because fundamental rights are the gift of the state, it does not follow that the state cannot qualify those laws. पर बहुत से लोगों का मानना था कि नागरिकों को बुनियादी हक देने में बड़ी कंजूसी की गई है। Dr. Ambedkar is a learned professor. And I think the draft constitution is mainly his handicraft. I want to ask him why the fundamental rights, if indeed they are fundamental. Why are they being qualified by putting so many provisos? Either state the fundamental rights clearly, frankly, or omit the whole chapter from the constitution and let the future governments frame the fundamental rights according to the needs of the time. पिछली बैठक में जिन मौलिक अधिकारों को हमने तय किया था, उनके बारे में भी तरह तरह की शिकायतें की जा रही हैं कि हमने लोगों को बहुत कुछ नहीं दिया है। अब उसमें से भी हम कटौती करेंगे तो लोग बुनियादी हकों के नाम लेने पे भी हंसेंगे। जनाब सदर साहब, इजहारे ख्यालात की आज़ादी का वादा किया गया है। मुल्क भर में आने जाने रहने की आज़ादी भी दी गई है और मन मर्जी से ज़मीन जायदाद खरीदने बेचने की आज़ादी भी मिली है। पर हर छूट पे कुछ ना कुछ पख भी लगा दी गई है। कहीं इस बात की रोक है तो कहीं उस बात की टोक। इस सारी रोक टोक की वजह से इस शानदार आइन की शान पे बट्टा लग गया। सदर साहब, पहला हक जो हर बाशिंदे की मांग है वो है उसकी जान की हिफाजत का हक और उसकी आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़।
इंसान की अगली बुनियादी जरूरत है पढ़ाई लिखाई, जिसका हमारे इस बुनियादी हुकूक में कोई जिक्र ही नहीं है। इसलिए मेरी तजवीज़ है कि बच्चों के पढ़ने पढ़ाने को हम स्टेट की जिम्मेदारी माने और एलिमेंट्री एजुकेशन को हर शहरी के बुनियादी हुकूक में बाकायदा शामिल करें। उस वक्त तो लारी साहब की बात नहीं मानी गई और शिक्षा को मूल अधिकारों की जगह निदेशक तत्वों के तहत रखा गया। पर अब 6 दशकों के बाद शिक्षा हर भारतीय बच्चे का अधिकार है। लारी साहब जहां भी होंगे आज बहुत खुश होंगे। बुनियादी हकों पर बात जारी रखी यूपी के छोटे से कस्बे संडीला से आई बेगम साहिबा एजाज रसूल ने, जो बड़ी सुलझी हुई और ज़हीन औरत थीं। जनाब सदर साहब, ये निहायत ज़रूरी है कि कम से कम कुछ सिविल आज़ादियाँ हर शहरी को ऐसी मिलें जिन्हें छीनना किसी लेजिस्लेटर के लिए भी नामुमकिन हो। इसीलिए हमारे आइन को चाहिए कि वो इन आज़ादियों को हर सूरत महफूज रखे। मेरे तय ये निहायत ज़रूरी है कि कोई ऐसी कमेटी या एजेंसी बनाई जाए जो इस बात पर नज़र रखे कि जो फंडामेंटल राइट्स हमने दिए हैं और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमने तय किए हैं, उन मंसूबों को सारे सूबों में लागू किया जा रहा है या नहीं। बहुतों ने मूल अधिकारों की तारीफ की तो बहुतों ने उन पर सवाल भी उठाए। शायद यही तो लोकतंत्र का मर्म है। Sir, there are two novel things that are not there in any of the constitutions of the world. First of all, the eradication of untouchability. As a member of the so-called Harijan community, I welcome it. The second feature is the abolition of forced labor, begar. If there is any labor required for common purposes in the village, this most unfortunate fellow, the Harijan, is always caught hold of to do all menial and inferior service. These provisions will empower and integrate a community that has been outside the pale of society. Further protection is being provided by reservations. There are certain sections of people who say that no reservation is required, but all those who have seen the unfortunate plight of my community feel that reservation must be there, as already accepted by the Minorities Committee and also approved by this august assembly. Sir. श्री महावीर त्यागी हर मसले पर बहुत अलग विचार रखते थे, यहाँ तक कि मूल अधिकारों में माइनॉरिटीज के स्पेशल राइट्स और रिजर्वेशन पर भी। शेड्यूल कास्ट को माइनॉरिटी कहना और मानना बिल्कुल गलत है। वो माइनॉरिटी है ही नहीं, सिर्फ इसलिए कि मर्दमशुमारी में चंद गरीब तबकों की जातियों को एक साथ गिन लिया गया, वो शेड्यूल माइनॉरिटी बनने की बात करने लगे हैं। यह माइनॉरिटी सिर्फ कागजी माइनॉरिटी है और इसे बढ़ावा वो कुछ खानदान दे रहे हैं जो शेड्यूल माइनॉरिटी के नाम पर संसद और असेंबली में अपने लिए सीटें रिजर्व करवाना चाहते हैं। जो सचमुच के माइनॉरिटी थे वो सब सरहद पार करके वहां उस नए मुल्क में जा बसे हैं। सर, अब ना कोई माइनॉरिटी रह गई है और ना अब किसी माइनॉरिटी के लिए कोई रिजर्वेशन रहना चाहिए। और सर, इसीलिए मैं आज हर शेड्यूल कास्ट वाले से, सिखों से, मुसलमानों से, दूसरी माइनॉरिटी वालों से, यहां तक कि हिंदुओं से यह अपील करना चाहता हूं कि अब वो किसी किस्म का कोई रिजर्वेशन ना मांगे। हम एक सेक्युलर स्टेट हैं और इसलिए हमें किसी मजहबी ग्रुप को या किसी जाति को कोई अलग हक देने का अधिकार नहीं बनता। हम किसी को भी दूसरों से अलग नहीं तोल सकते। हमारे लिए सब बराबर हैं। सदस्यों की शंकाओं को सुलझाने और सवालों का जवाब देने खड़े हुए ड्राफ्टिंग कमेटी के सम्मानित सदस्य श्री अल्लाड़ी कृष्णस्वामी अय्यर, जो बीमारी के कारण अक्सर बैठकर बात किया करते थे।
The great problem in providing for and guaranteeing fundamental rights in any constitution is where to draw the line between personal liberty and social control. True liberty can flourish only in a well-ordered state, and when the foundations of the state are not imperiled. The problem of minorities has been solved by common agreement in a manner satisfactory to the various parties concerned, and the draft constitution merely seeks to give effect to the agreement reached. ज्यादातर लोगों ने इजहार ख्याल की आज़ादी के सिलसिले में सिर्फ राजनीतिक विचारों को सामने रखने के बारे में ध्यान दिया, एक्सप्रेशन या अभिव्यक्ति के दूसरे आयामों पर नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज 13 को अगर रास्ते पे चलने वाला आदमी भी पढ़े तो वो समझेगा कि देश के अंदर स्वराज आ गया है और हर इंसान को इसमें फ्रीडम मिल गई है। मगर आगे चलकर सब क्लॉज 2, 3, 4, 5 और 6 को वो पढ़े तो वो समझ लेगा कि देश के अंदर अभी स्वराज नहीं आया है। इस हाउस के बहुत सारे सदस्य जानते हैं कि सन 1941 में फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के लिए महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किया था और इस देश के हजारों नहीं लाखों लोगों को जेल के अंदर सड़ना पड़ा था। उस समय हम ये सोच रहे थे कि जब हमारा राज आएगा तो इस देश के हर नागरिक को फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन मिलेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रांतीय सरकारों ने अभी बहुत से कानून बनाए हैं कि लोग आपस में बातचीत नहीं कर सकते और 5 या 7 आदमी इकट्ठा नहीं हो सकते, और जैसा ये क्लॉज इस समय है उसी तरह से अगर पास हो गया तो सब समाप्त हो जाएगा। वहीं सेठ दामोदर स्वरूप ने प्रेस की आजादी की बात भी उठाई। सर, यह आर्टिकल जिस तरह यहां आया है उसे बड़ी गड़बड़ तरह से लिखा गया है। एक बात जिसका यहां कोई जिक्र ही नहीं है वो है प्रेस की आजादी। मेरे ख्याल से महोदय यह तर्क दिया जाएगा कि प्रेस की आजादी भी क्लॉज ए में ही निहित है, जिसमें बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी की बात कही गई है। पर महोदय, मेरा कहना है कि आज का युग अखबार का युग है। प्रेस प्रतिदिन शक्तिशाली होता जा रहा है, इसलिए यह आवश्यक है कि हम प्रेस की आजादी की बात अपने संविधान में साफ साफ और अलग से लिखें। सिर्फ प्रेस ही नहीं, आज टीवी और इंटरनेट में भी इजहार ख्याल की आज़ादी पर सवाल उठते रहते हैं। संविधान बनाते समय ही कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की लंबी प्रक्रिया के बारे में शंकर्स वीकली में छपे एक कार्टून को लेकर अभी हाल ही में कुछ लोगों ने अभिव्यक्ति की आज़ादी पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए। हालांकि तभी प्रोफेसर केटी शाह जैसे विद्वान ने किसी भी माध्यम में अभिव्यक्ति की आज़ादी को सुरक्षित रखने की तरफ सबका ध्यान आकर्षित किया था। I beg to move that citizens shall have right to freedom of speech and expression, of thought and worship, of press and publication. Sir, मुझे नहीं पता कि बोलने की स्वतंत्रता को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से अलग क्यों रखा गया है। मेरे विचार में तो बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी एक दूसरे के बराबर की चीज़ें हैं। हाँ, पर शायद ऐसा इसलिए किया गया हो कि अभिव्यक्ति के दायरे में तस्वीरें और अन्य कला माध्यमों की चीज़ें भी आ जाती हैं जो शब्दों से अलग और बढ़कर हैं। पूरी बहस का जवाब देने खड़े हुए डॉक्टर अंबेडकर। It has been said that the fundamental rights do not speak of the freedom of the press. In my judgment, the press has no special rights which cannot be exercised by the citizen in his individual capacity. The editor of a press or a manager are all citizens, and therefore, when they choose to write in newspapers, they are merely exercising their right of expression. And in my judgment, therefore, no special mention is necessary for freedom of the press at all. अगर अधिकतर लोग आम आदमी की सोच रहे थे तो कुछ लोग आदमी से ज्यादा औरतों की सोच रहे थे, और शायद जरूरत से भी ज्यादा। Sir, a lot has been said about common man.
But in the draft constitution, there is no mention of women. I think the peculiar composition of the drafting committee, which consisted of people who have no domestic relations with women, made them nervous about touching on that point. Sir, from my experience as a parliamentarian and a man of the world, I think it would be wise to provide for a woman's constituency. If you give them a special constituency, they can have their scramble and fight among themselves without coming into the general constituency. Otherwise, we may at times feel weak and yield in their favor and give them seats which they are not entitled to. चौधरी साहब को लगा था कि औरतें उनका मजाक चुपचाप सह लेंगी, पर शायद उन्होंने नए भारत की नई महिला को ठीक से समझा नहीं था। Sir, the last speaker, Shri Rohini Kumar Chaudhary, the erstwhile champion and defender of women, who is against removing their social disabilities, spoke about special electorates for women. And in spite of the chivalry of the previous speaker, Indian women will not tolerate any such reservation in the constitution. जनाब, एक औरत होने के नाते मुझे सबसे बड़ी मसर्रत ये है कि हमारे आइन में सेक्स की बुनियाद पे मर्द औरत के बीच कोई भेद नहीं किया गया है, और मुझे यकीन है कि आने वाले वक्त में हमारे देश की औरतें नए संविधान से बराबरी के बर्ताव का पूरा भरोसा रख सकती हैं। आज 6 दशकों बाद औरतें आरक्षण की मांग कर रही हैं, क्योंकि हमारे सदनों में महिला सांसदों की तादाद औरतों की आबादी के अनुपात में ना के बराबर है। आगे चलकर संविधान सभा में बात जब शस्त्र रखने के हक को लेकर हुई, तो केवल सिखों को किरपान रखने का अधिकार मिला। फौरन दूसरे लोगों ने अपने अपने रिवाजों की दुहाई देते हुए शस्त्र रखने के हक को मूल अधिकारों के तौर पर मांगा। आदिवासियों के नेता और नुमाइंदे श्री जयपाल सिंह के तेवर तो सबसे अलग थे। Sir, this matter of the Arms Act has been mischievously applied against the Adivasis. Let me give you the instance of the Oraons. They are the 4th largest group of Adivasis in India. Just about now, there is a festival in which these Oraons get together, walk in a procession, carrying arms and weapons like lathis, bows and arrows, and they go to various akhadas in the villages. Now, this has been going on for centuries. Last year, all of a sudden, we were told that we should not carry any arms and weapons. Now, I don't mind pointing out, there are several members sitting here who are from Bihar. They won't be able to get back to their homes if they're not escorted by these people with arms. Every 7 years, it is the custom in Chota Nagpur, during festivals like Era Sandra and Jani Shikhar, Adivasi women get together, dress as men, and hunt in the jungles. Now, this is the only occasion that allows these women to show their masculine prowess naturally. So they love to dress as their men do. They love to carry arms and weapons like their men do, arms like lathis, bows and arrows, bhalas, and so forth. But according to this particular article in the Constitution, my fear is that upon seeing these women walking into the jungles with arms in their hands, the government might interpret that they were getting together for some kind of dangerous purpose. बहुत से सदस्य जो खुद अंग्रेजों की जेलों में रहे थे, लफ्ज देशद्रोह अर्थात सेडिशन को लेकर चिंतित थे। वो चाहते थे कि इंसान की आज़ादी किसी भी कीमत पर आसानी से नहीं छीनी जानी चाहिए। Sir, when the British were ruling, they often kept people in custody without bringing them to trial. We cried until we were hoarse that this went against a person's fundamental rights. Sir, this is a sacred right and it must be protected. It is said, emergencies may arise,
where this right may be denied. Even when emergencies arise, the High Court must have the power to ensure that the man is kept in detention only after proper trial. I would therefore request this assembly to see that provision is made in the fundamental rights that the liberty of every subject is protected. महोदय, हमारे यहाँ जो फौजदारी कानून है, उस कानून में दफा 124(a) कब लगाई गई थी, उसका मैं यहाँ के माननीय सदस्यों को स्मरण दिलाना चाहता हूँ। उन्हें याद होगा कि वह दफा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को सजा देने के लिए खास तौर से बनाई गई थी। मुझे यहां पे कुछ व्यक्तिगत बातें याद आ जाती हैं। मेरे परदादा को सोने का एक कमरपट्टा मिला था, हीरों से जड़ा हुआ। उसको सन 1857 में अंग्रेज सरकार को मदद देने के लिए दिया था और उस पर लिखा था, इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज सर्विसेज ड्यूरिंग द म्यूटनी इन 1857। मैंने 1930 के सत्याग्रह में अपने भाषण में कहा था कि मेरे परदादा ने जिस सरकार को स्थापित करने के लिए सहायता देकर पाप किया था, उस पाप का प्रायश्चित उनके पड़पोते ने उस सरकार को उखाड़ने का प्रयत्न करके किया है। इस पर मेरे ऊपर 124(a) में मुकदमा चलाया गया और 2 वर्ष के लिए मुझे कड़ी सजा दी गई। कहने का मतलब यह है कि इस सभा के अनेक ऐसे सदस्य हैं जिनको इस 124(a) धारा के अनुसार सडिशन में न जाने कितनी बड़ी बड़ी सजाएं दी गई थी। बड़ी खुशी की बात है कि हमको जब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इस उपधारा में दी जा रही है और अब इसमें से सडिशन शब्द को भी उखाड़ फेंक दिया जाएगा। अफसोस है कि राजद्रोह या सेडिशन की धारा बरकरार रही और आज तक लागू है और इस्तेमाल भी की जाती है। उधर एडवाइजरी कमेटी में 2 दिन, सब कमेटी में 11 और संविधान सभा में पूरे 25 दिन के बहस मुबाहिसे गिले शिकवे के बीच हमारे मूल अधिकार तय हो ही गए और हर नागरिक को मिला समता, स्वातंत्र्य, संस्कृति, शिक्षा, जायदाद, शोषण से मुक्ति और संवैधानिक उपचार का अधिकार। बुनियादी हकों के अलावा एक अनोखी चीज शामिल हुई हमारे संविधान में, राजनीति के निदेशक तत्व, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी।